नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के लिए ऐसे टॉप लेवल के क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कराऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होंगे। क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड पेडागोजी सभी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं। आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो को यहाँ पर कर लेते हैं शुरू। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1947, 48, 1950, 51, 1951, 52, 1952, 53। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर इसका थर्ड वाला। 1951 से लेकर 1952 के मध्य में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। परीक्षा के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा, वो यहाँ पर बनेगा प्रथम आम चुनाव आयुक्त कौन था? प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? राइट आंसर होना चाहिए सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के प्रथम आम चुनाव के आयुक्त थे। यानी कि आम चुनाव के आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। कहता है कि संघवाद से अर्थ है पूरे देश में एकात्मक प्रशासन, केंद्र सरकार के हाथ में सारे प्रशासनिक बल, देश में सरकार का एक से अधिक स्तर, देश में एक स्तरीय सरकार या प्रशासन। यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है? संघवाद पूछा गया है। संघवाद का मतलब होता है एक देश में कई स्तरों की सरकारों का होना, वही कहलाता है संघवाद। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन इसका थर्ड वाला। देश में सरकार का एक से अधिक स्तर, देश में सरकार का एक से अधिक स्तर क्या कहलाता है? संघवाद कहलाता है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर का आ चुका है। कालक्रम के अनुसार 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकार क्रम चुने। आपको यहाँ पर बताना क्या है? 13वीं से लेकर 15वीं शताब्दी में दिल्ली के शासक हुए हैं, उनका आपको क्रम बताना है। सैयद होगा, तुगलक होगा, खिलजी होगा या यानी कि तुर्की, खिलजी, कौन यहाँ पर पहले आएगा? खलजी, सैयद, तुगलक, तुर्की, तुगलक, तुर्की, खलजी, सैयद, तुर्की, खलजी, तुगलक, सैयद। यहाँ पर आपको बताना है सबसे पहले भारत में कौन आया था, यानी कि किसने सबसे पहले शासन किया था। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका 4 वाला। सबसे पहले तुर्की जो आपके शासक हुए उन्होंने शासन किया। उसके बाद खिलजी आया जिसमें गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने शासन यहाँ पर किया। ठीक है, तुगलक वंश आया। ठीक है, उसके बाद में आया सैयद वंश। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि महाजनपदों से मिलने वाले बलय कूप का उपयोग होता था कपड़े धोने में, सिंचाई में, कूड़ेदान के रूप में, नाली के रूप में। ए और बी और डी, ए और सी और डी। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। किसके बारे में पूछा गया है? महाजनपद के बारे में पूछा गया है। वहां पर कौन सी चीजें आपको मिली हैं? बलय कूप भी मिला है। तो उसका उपयोग जो किया जाता था, उसका उपयोग कूड़ेदान के रूप में किया जाता था और नाली के रूप में किया जाता था। यानी कि सी और डी यहाँ पर इसके राइट आंसर होंगे। सी और डी यहाँ पर इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर तीसरा वाला। याद रखेंगे, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर लागू होता है? धर्म और राज्य के बीच सख्त अलगाव, राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, राज्य समुदायों के पर्सनल लॉ यानी कि निजी कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, राज्य धर्म के प्रभुत्व की रोकथाम नहीं कर सकता है। यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर कौन सी चीज यहाँ पर लागू होती है? कौन सी चीज यहाँ पर लागू होगी दोस्तों? यहाँ पर लागू होगी ऑप्शन यहाँ पर सेकंड वाली। राज्य जो है वो धार्मिक मामलों में अपना हस्तक्षेप कर सकता है। ये राज्य के बारे में, धर्मनिरपेक्षता के बारे में यहाँ पर बिल्कुल राइट कहा गया है।
यानी कि जो राज्य होता है वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। कहता है कि गर्भगृह है मंदिर के शीर्ष पर बनी एक संरचना, मंदिर के अंदर का एक सभागार जहां लोग इकट्ठा होते थे, मंदिर के केंद्र में रखा एक छोटा सा महत्वपूर्ण बक्सा, एक कमरा जहां मंदिर के देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है गर्भगृह है। गर्भगृह का मतलब होता है दोस्तों जहां पर भगवान की प्रतिमा या मूर्ति रखी जाती है, उस स्थान को बोला जाता है गर्भगृह। यहाँ पर राइट आंसर होगा 4 ऑप्शन, एक कमरा या ऐसा मंदिर जहां पर देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है गर्भगृह। क्या बोला जाता है? गर्भगृह बोला जाता है। मंदिर के अंदर एक जो सभागार होता है जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मंडप। क्या बोलते हैं? मंडप उसको बोलते हैं। कई बार परीक्षा में आपके पूछा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। गर्भगृह जहां पर भगवान की प्रतिमा रखी जाती है, और आपका एक मंडप पूछा जाता है। मंडप क्या होता है? जहां पर सभा लगती है, यानी कि जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मंडप। एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है प्रदक्षिणापथ। प्रदक्षिणापथ क्या होता है? मंदिर के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाला पथ होता है, यानी कि रास्ता होता है, उसी को बोलते हैं प्रदक्षिणापथ। राइट आंसर यहाँ पर 4 वाला दिया गया है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है कि सही मिलान करें। आपको करना क्या है? यहाँ पर मिलान करना है। ईदगाह, दरगाह, कुल दे शेख, खानकाह। मैंने कई बार आपको बताया है, ये वाले क्वेश्चन आपकी परीक्षा में खूब से खूब पूछे जाते हैं, क्योंकि जो आपका एक चैप्टर है, एक इतिहास का एक चैप्टर है क्लास 7th में, उस चैप्टर का नाम है सूफीवाद। सूफीवाद सूफीवाद टॉपिक से हर बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां से पूछा गया है ईदगाह, दरगाह, कुलदे शेख, खानकाह। चलिए, अगर आपको यहाँ पर एक का मिलान करना आ गया, यानी कि एक ऑप्शन का अगर आप यहाँ पर मिलान कर लेते हो, बाकी सभी का यहाँ पर हो जाएगा। जैसे आपको मालूम होगा खान क्या होता है? खानकाह। खानकाह का मतलब होता है सूफी संत जहां पर बैठकों का आयोजन करते हैं, यानी कि जहां पर वो लोग निवास करते हैं, उसी को बोलते हैं खानकाह। तो खानकाह का किसके साथ मिलान होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए सेकेंड वाले के साथ। ठीक है, डी का किसके साथ होगा? डी का होगा दोस्तों सेकेंड वाले के साथ, क्योंकि सूफी संतों के विश्राम घर को क्या बोला जाता है? खानकाह बोला जाता है। डी का यहाँ पर आपको सेकेंड वाला ढूंढना है। डी का सेकेंड यहाँ पर सेकेंड वाले ऑप्शन में है और 4 वाले ऑप्शन में है। दरगाह मैंने आपको बताया, दरगाह को बोलते हैं मकबरा, यानी कि जो कब्र होती है, मर जाने के बाद जहां पर दफनाया जाता है वही मकबरा होता है, वही कब्र होती है। यानी कि बी का जाएगा चौथे के साथ। बी का जाएगा चौथे के साथ। बी का चौथा किसमें है? आपके है ऑप्शन किसमें है दोस्तों? यहाँ पर है 4 वाले ऑप्शन में। 4 इसका राइट आंसर होगा। 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा। पहला वाला जाएगा थर्ड के साथ। पहला वाला जाएगा थर्ड के साथ, यानी कि ईदगाह, खुला प्रार्थना स्थल। ईदगाह का मतलब होता है जो सूफी लोग होते हैं, इस्लामिक लोग होते हैं, जहां पर वो क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने वाला स्थल होता है, उसको दोस्तों ईदगाह बोला जाता है। ठीक है, बी का यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया। दरगाह क्या होता है? संत का मकबरा होता है। कुलदे शेख क्या होता है? कुलदे शेख दोस्तों होता है ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है, वो होता है कुलदे शेख। यहाँ पर मैंने आपको सभी चीजें यहाँ पर आपको बता दी। 4 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। कहता है कि भारत के संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? संसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, न्यायालय। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा न्यायालय। न्यायालय जो होता है वो संविधान का अंतिम व्याख्याता, अर्थ निर्णायक, जो कुछ आप कह लो, अंतिम जो व्याख्याता होता है, निर्णायक होता है, वो कौन होता है? वो होता है न्यायालय। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 यहाँ पर कहता है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं का निष्कर्षण जिस विधि से होता है वह है विवृत खनन, प्रवेधन,
आखनन, कूप की खनन। यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, जो पेट्रोलियम होता है, प्राकृतिक गैस होती है, जो कि ज्यादा से ज्यादा गहराई में आपके पाए जाते हैं धरातल में, जमीन के नीचे, तो उनको कैसे निकाला जाता है, जो निकालने वाली विधि है उसको क्या बोलोगे, उसको बोलते हैं प्रवेधन। क्या बोलते हैं? प्रवेधन उसको बोलते हैं। क्योंकि प्रवेधन जो होता है इसमें अधिक से अधिक गहराई वाली वस्तुएं जैसे पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण किया जाता है, वही कहलाता है प्रवेधन। चलिए आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। सही वाले वाक्य की आपको यहाँ पर पहचान करनी है। सरकार राज्य का एक अंग होती है। सरकार और राज्य एक ही हैं और इन दोनों शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। मतदान के जरिए राज्य को बदला जा सकता है। कानून लागू करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है। तो यहाँ पर सही वाला कौन सा है दोस्तों? सही तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ही होगा। सरकार और राज्य एक ही हैं और इन दोनों शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। मतदान के जरिए राज्य को बदला जा सकता है, राज्य को नहीं बदला जा सकता है। कानून लागू करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, यहाँ पर नहीं होती है, तो गलत हो गया। यहाँ पर सेकंड इसका राइट आंसर दिया गया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 यहाँ पर कहता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जिसमें जातीय भेदभाव की कहानी बताते हैं का क्या नाम है? अछूत, तिरस्कार, पिछड़ा, जूठन। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कथा है, उनकी जो कथा है या आत्मकथा है, ठीक है, उसका नाम क्या है? आपसे मुख्य तौर पर यही यहाँ पर पूछा गया है। उनकी जो आत्मकथा है उसको बोलते हैं जूठन, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि किसके बारे में संबंधित है? जो कि जातीय भेदभाव की कहानी यहाँ पर दर्शाती है। किसको दर्शाती है दोस्तों? जातीय भेदभाव की कहानी को दर्शाती है। कौन सी पुस्तक? जूठन बुक है, यानी कि यह है आपकी आत्मकथा। किसके द्वारा लिखित? ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखित। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। भारत में 2006 में लागू हुए किस कानून के औरतों ने हिंसा मुक्त घर के अधिकार को स्वीकार किया? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम, दहेज मृत्यु दंड अधिनियम। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आपकी पूछा गया है और यहाँ से 2 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में मुख्य तौर पर हर बार पूछे जाते हैं। दोनों को मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में 2006 में जो कानून लागू हुआ था, औरतों ने हिंसा मुक्त घर के अधिकार को स्वीकार किया, उस कानून को दोस्तों बोलते हैं घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2006। क्या बोलते हैं? 2006 उसको बोलते हैं। घरेलू हिंसा, घरेलू जो हिंसा होती है उनसे महिलाओं को बचाने के लिए ये आंदोलन, यानी कि ये जो क्या है अधिकार यानी कि अधिनियम 2006 में लागू किया गया था। एक चीज आप यहाँ पर याद रखोगे, घरेलू हिंसा से संबंधित 2006 का अधिनियम है, जबकि 2005 की अगर मैं बात करूं, 2005 का जो उत्तराधिकार अधिनियम है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, अगर किसी के पति की मृत्यु हो जाती है, औरत के पति की मृत्यु हो जाती है, तो पुत्र हो गया उस मतलब कि उस औरत का पुत्र हो गया, उसकी पुत्री हो गई और वो खुद पत्नी हो गई, ठीक है। उसके पति की मृत्यु होने के बाद उसका संपत्ति पर बराबर हिस्सा होगा, पुत्र का भी होगा, पुत्री का भी होगा और उसी के साथ उसकी पत्नी का भी बराबर यहाँ पर उसका हिस्सा होगा। ये कहता है 2005 का उत्तराधिकार हिंदू अधिनियम, याद रखेंगे। ये मैंने आपको बताया है 2005 का उत्तराधिकार अधिनियम, ठीक है। परंतु क्वेश्चन में आपसे पूछा है 2006 का जो कानून है वो घरेलू महिलाओं से हिंसा के बारे में है। आप यहाँ पर दोनों के बारे में कंफ्यूज मत होइएगा। 2005 और 2006, 2005 वाला है उत्तराधिकार से संबंधित, जबकि 2006 वाला है महिला से संबंधित, ठीक है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। क्वेश्चन यहाँ पर 13 नंबर का आ चुका है। मैला साफ करने की प्रथा को खत्म करने के लिए अपनाई गई सरकारी नीतियां निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाती हैं? क्वेश्चन आपकी परीक्षा में ये पूछा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है।
मैला साफ करने की प्रथा को खत्म करने के लिए कौन सी नीति अपनाई गई है? सूखे शौचालय का निर्माण, सफाई कर्मचारी के रूप में लोगों की नियुक्ति, ग्रामीण इलाकों में जन शौचालय का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन प्लांट का निर्माण। यहाँ पर इसका पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। सूखे शौचालय का निर्माण प्रतिबंध लगाती है। प्रतिबंध किस पर लगता है? सूखे शौचालय के निर्माण पर प्रतिबंध लगता है। मैला साफ करने की प्रथा को खत्म करने के लिए अपनाई गई सरकारी नीति कौन सी है? सूखे शौचालय का निर्माण। किस पर प्रतिबंध लगाती है? इस पर लगाती है। ओके, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। कहता है कि भारत में काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर आपसे पूछा क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा की बात यहाँ पर की गई है। राज्यसभा इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। कहता है कि अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? व्यक्ति जीवाश्म विज्ञान, संग्रहालय विज्ञानी, इतिहासकार, पुरातत्वविद। यहाँ पर आपसे पूछा गया है मुख्य तौर पर जो पुराने जमाने में यानी कि बहुत पुरानी चीजें बनाई गई थी या उनका जो प्रयोग में लाई गई वस्तुएं हैं उनको जो अध्ययन करता है, ऐसा व्यक्ति जो अतीत में बनाई गई वस्तुओं का अध्ययन करता है, प्रयोग में कैसे लाई जाती थी, तो उस व्यक्ति को दोस्तों बोलते हैं पुरातत्वविद। क्या बोलते हैं? पुरातत्वविद का मतलब होता है प्राचीन वस्तुओं के विशेषज्ञ, यानी कि उनका अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है वही होता है पुरातत्वविद। यहाँ पर इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। कहता है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। मध्यकाल में शासकों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाए। मध्यकाल में मंदिर नृत्य, संगीत, मल्ल युद्ध जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर आपको केवल ए सही है, बी सही है, दोनों सही है या दोनों यहाँ पर गलत हैं। तो चलिए बताता हूँ आपको। यहाँ पर मध्यकाल में जो शासकों के द्वारा देवी देवताओं के प्रति अपना भाव भक्ति दर्शाने के लिए मंदिर बनवाए गए थे, बिल्कुल बनवाए गए थे मध्यकाल में मंदिर नृत्य, संगीत, मल्ल युद्ध जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी था। दोनों यहाँ पर राइट हैं आपके। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, तीसरा वाला ए और बी दोनों सही हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। कहता क्या है? चलिए इस पर बात करेंगे। यहाँ पर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है? कृषि आधारित उद्योग नहीं है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 जो विकल्प हैं उनमें से आपका जो 3 विकल्प होंगे, 3 विकल्प कृषि से संबंधित होंगे, एक आपका कृषि से संबंधित नहीं होगा। उसी को आपको यहाँ पर बताना है, वही आपका यहाँ पर जवाब राइट माना जाएगा। वनस्पति तेल, सूती वस्त्र उद्योग, वनस्पति यहाँ पर लिखा है मत्स्य तेल निर्माण उद्योग, चरम उद्योग। चलिए आपको बताना क्या है, जो वनस्पति तेल उद्योग होता है ये तो आपका कृषि आधारित है। कैसा है? कृषि यानी कि फसल की जाती है वनस्पति तेल, जैसे सरसों हो गई, राई हो गई, सूरजमुखी हो गई, तिल की फसल, तो ये सभी आपकी वनस्पति तेल उद्योग के अंतर्गत जो कि कृषि उद्योग का ही एक प्रकार होता है। सूती वस्त्र उद्योग ये भी दोस्तों कृषि के अंतर्गत आ जाएगी, क्योंकि अगर मैं बात करूं कॉटन यानी कि कपास की खेती की जाती है, जिसके तहत सूती वस्त्र उद्योग उत्पन्न होते हैं, यानी कि ये भी यहाँ पर एक कृषि आधारित हो जाएगा। पहला भी हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा। मत्स्य तेल निर्माण यानी कि मछली का जो तेल होता है, मछली तेल का उद्योग, मछली क्या खेती से उत्पन्न होती है? नहीं होती है, ये गलत होगा। ठीक है, ये गलत होगा। लेकिन कई बच्चे कहेंगे कि चरम उद्योग, क्या ये भी खेती से उत्पन्न होता है? ये भी नहीं होता है। अब हो जाओगे इन दोनों में आप कंफ्यूज। चलिए अब यहाँ पर आपका करते हैं कंफ्यूजन दूर। मत्स्य तेल आपका नहीं होगा, ठीक है, ये आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। चरम उद्योग जो चमड़े के उद्योग होते हैं, कौन से उद्योग? जो चमड़े वाले उद्योग होते हैं, जानवरों से जो चमड़ा प्राप्त किया जाता है
वो आपका किसके अंतर्गत रखा गया है, वो आपकी कृषि के अंतर्गत यहाँ पर रखा गया है। याद रखेंगे, कृषि के अंतर्गत आपका रखा गया है चमड़ा वाला उद्योग, यहाँ पर महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। वनस्पति तेल, सूती वस्त्र उद्योग, चर्म उद्योग, ये सभी कृषि के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यहाँ पर मत्स्य तेल निर्माण उद्योग नहीं आएगा कृषि के अंतर्गत। इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत वाले कथन की आपको यहाँ पर पहचान करनी है। इसके दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणियां तथा उत्तर में जास्कर पर्वत स्थित है। यहाँ गंगरी हिमानी अवस्थित है। चूंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। लद्दाख की राजधानी लेह जोजिला दर्रा के माध्यम से कश्मीर घाटी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों गलत कथन की पहचान आपको करनी है, गलत यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर लिखा है मैंगरी हिमानी यहाँ पर भी अवस्थित है, ये भी यहाँ पर राइट है। यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, ये भी यहाँ पर लद्दाख के बारे में सही है। लद्दाख की राजधानी लेह है, जोजिला दर्रा के माध्यम से कश्मीर घाटी से जुड़ा हुआ है, ये भी यहाँ पर राइट यहाँ पर दिया गया है। पहला यहाँ पर गलत है। गलत यहाँ पर किस कारण से है, इसके दक्षिण में काराकोरम नहीं है, दक्षिण में नहीं है बल्कि उत्तर में है। कहाँ पर है, उत्तर में है, और उत्तर में इसके जास्कर है। यहाँ पर होना चाहिए था दक्षिण, दक्षिण में क्या है, दक्षिण में दोस्तों जास्कर पर्वत है, जबकि उत्तर में है काराकोरम। यहाँ पर ठीक विपरीत कर दिया गया है, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। गलत वाला ही आपको बताना था, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। कहता है कि एक जनपद पंचायत भारत में किस स्तर पर काम करती है, गांव, ब्लॉक, जिला, राज्य। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, पूछा आपसे है जनपद पंचायत। जनपद जो पंचायत होती है उसको बोलते हैं ब्लॉक। क्या बोलते हैं, ब्लॉक स्तर पर वो काम करती है। ठीक है, इतना आप सभी लोग जानते ही होंगे, ब्लॉक स्तर पर काम करती है। इसमें 3 स्तर होते हैं पंचायती राज में। कौन कौन से 3 स्तर होते हैं, एक तो आपकी होती है ग्राम पंचायत, पहला कौन सा होता है, ग्राम पंचायत होता है। दूसरा होता है ब्लॉक, जिसको जनपद पंचायत भी बोलते हैं। दूसरा यहाँ पर आप लिख लीजिएगा ब्लॉक, जिसको क्या बोलते हैं, जनपद पंचायत भी बोलते हैं। और लास्ट वाला होता है जनपद परिषद। क्या होता है, जनपद परिषद। परिषद यहाँ या जिला परिषद उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिला पंचायत। यहाँ पर जिला पंचायत इसको बोलते हैं, थर्ड वाले को जिला पंचायत। ग्राम पंचायत, ब्लॉक जिसको जनपद पंचायत बोला जाता है, लास्ट में आपका होता है जिला पंचायत। 3 स्तर पर आपके होते हैं। यहाँ पर सेकेंड वाला करेक्ट आंसर दिया गया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। कहता है कि भारतीय न्याय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है। गलत वाला आपको यहाँ पर बताना है। 3 यहाँ पर न्याय व्यवस्था से संबंधित सही होंगे, एक नहीं होगा, उसी को आपको ढूंढकर यहाँ पर बता देना है। किस बारे में यहाँ पर भारतीय न्याय व्यवस्था, पहले हाईलाइट करिएगा क्वेश्चन में। मुख्य तौर पर आपसे क्या पूछा गया है, मुख्य तौर पर यहाँ पर आपसे पूछा गया भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में गलत कथन। जनहित याचिका उन लोगों की तरफ से दायर की जाती है जिनके अधिकारों का हनन हुआ हो, यानी कि पहला यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। अगर आरोपी को बचाव का अवसर नहीं दिया गया है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कह सकते हैं, निष्पक्ष सुनवाई नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर ये भी करेक्ट बोला गया है। अगला बोलता है कि केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामले में उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यहाँ पर गलत कह दिया गया है। पानी का अधिकार जीवन के मौलिक अधिकार का एक भाग है, ये भी सही कहा गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर थर्ड वाला जो है वो यहाँ पर गलत दे दिया गया है कथन। गलत आपको यहाँ पर बताना ही था, तो गलत आपका थर्ड वाला है, इसलिए थर्ड वाला यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कहता क्या है, कहता है कि
मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तट बाग डिजाइन में मकबरा एक चबूतरे पर था तथा बाग इसके पूर्व में था, पश्चिम में था, दक्षिण में था, उत्तर में था। यहाँ पर दोस्तों इसके किस में था? दक्षिण में था। जब ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं तब आपको क्या करना है? तब आपको एक ही आधार बनाना है, एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी के मुख्य पॉइंट होते हैं उनको आपको अच्छे तरीके से आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपकी परीक्षा में हाई लेवल का यहाँ से पूछा गया था, यानी कि ये क्वेश्चन परीक्षा में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि दक्षिण में स्थित है। संगमरमर ताजमहल की अगर मैं बात करूं, मकबरा उसको बोलते हैं, जो कि नदी तट पर अवस्थित है। बाग इसका जो है बाग इसके किस साइड में है? बाग इसके दक्षिण में है, याद रखेंगे। ओके, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 की। 22 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन यूरोपीय और अमेरिकी कपड़ा उद्योग से मिल रही कड़ी स्पर्धा के कारण हुआ। दूसरा कथन कहता है कि भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन ब्रिटेन में भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोपे जाने के कारण हुआ। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूं पहले कथन की, पहला यहाँ पर गलत है, दूसरा यहाँ पर राइट दिया गया है। दूसरा राइट है, भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन ब्रिटेन में भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क के कारण हुआ था। सेकेंड वाला यहाँ पर करेक्ट है। ए यहाँ पर आपका गलत दिया गया है, ए गलत है, बी सही है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकेंड वाला। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। कहता है कि हजारों साल पहले लोगों ने रेशम मार्ग सिल्क रूट की यात्रा किस माध्यम से की थी? पैदल की थी, ऊंट की सवारी से, घोड़े की सवारी से, बैलगाड़ी से। ABC, ABD, ACD, BCD। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना क्या है, किस माध्यम से लोगों ने रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट से अपनी क्या की थी? यात्रा की थी। इसमें पैदल भी लोगों ने की थी, घोड़ों से भी की थी, ऊंट से भी की थी, परंतु बैलगाड़ी से उन्होंने नहीं की थी। डी वाला यहाँ पर गलत है, जिन ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन यहाँ से कट जाएगा। बचेगा आपका पहला ऑप्शन जो कि यहाँ पर करेक्ट है, ABC जो सिल्क रूट है। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा सिल्क रूट, रेशम मार्ग, इस पर नियंत्रण किसका था? इस पर जो नियंत्रण दोस्तों था कुषाणों का। किसका था? कुषाणों का इस पर नियंत्रण था। किसका? कुषाणों का। ये जो रूट है यानी कि सिल्क रूट, रेशम मार्ग है, कुषाणों का इस रूट पर नियंत्रण था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि धात्विक खनिजों के बारे में निम्नलिखित में से कथन ए और बी पर विचार करके सही उत्तर आपको यहाँ पर देना है। किसके बारे में? धात्विक खनिजों के बारे में। सभी धात्विक खनिज अलौह खनिज होते हैं। अभ्रक एक धात्विक खनिज का उदाहरण है। क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा जो खनिजों का वर्गीकरण किया गया है वो धात्विक और अधात्विक यानी कि खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक व अधात्विक। अधात्विक दो प्रकार के होते हैं। धात्विक में क्या होता है? धातु पाई जाती है। धातु का मतलब लोहा पाया जाता है। धात्विक खनिज में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, जबकि अधात्विक खनिज में लोहा नहीं पाया जाता है। अब क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट कहता है कि सभी धात्विक खनिज अलौह खनिज होते हैं। गलत होगा। अलौह का मतलब होता है लोहा ना हो, जबकि जो धात्विक खनिज होते हैं वो लौह भी होते हैं और अलौह भी होते हैं। यहाँ पर ये पहला गलत दिया गया है। अभ्रक एक धात्विक खनिज का उदाहरण है। नहीं, अभ्रक कैसा है? ये है अलौह यानी कि लोहा युक्त है, यानी कि लोहा इसमें नहीं पाया जाता है अभ्रक में। यहाँ पर दोनों कथन आपके गलत दिए गए हैं, दोनों यहाँ पर आपके गलत हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप तभी अच्छे तरीके से समझ पाओगे जब मैं आपको यहाँ पर एनसीईआरटी का एक पॉइंट आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पर बात करते हैं एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण पॉइंट की। खनिजों का वर्गीकरण यहाँ पर दिया गया है। जैसे खनिज का वर्गीकरण 3 आधार पर धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा संसाधन यानी कि ऊर्जा खनिज। धात्विक में लौह धातु और यहाँ पर अलौह। ठीक है, यहाँ पर इसको 3 भागों में यहाँ पर बांट दिया गया।
लौह धातु में क्या होता है, जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लौह हो गया, अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया। ये कैसे हैं, ये सभी लौह युक्त हैं, यानी कि इसमें लोहा पाया जाता है। वहीं दूसरे धात्विक की बात करूं, वो आपके होते हैं अलौह खनिज। कैसे होते हैं, अलौह, यानी कि जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है। तांबा हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया, बॉक्साइट हो गया। ये कैसे हैं, ये दोस्तों आपके होते हैं, ये होते हैं अलौह, जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। एक टाइप मैंने आपको बता दिया, धात्विक में लौह होते हैं और अलौह होते हैं। अधात्विक में क्या होते हैं, जिसमें ना ही लोहा पाया जाता है ना ही अलौह पाया जाता है। तो यहाँ पर कैसे हैं, अभ्रक है, नमक है, पोटास है, सल्फर है, चूनास्म है, संगमरमर है, बलुआ पत्थर है। ये कैसे हैं, ये आपके अधात्विक हैं। वहां पर अभ्रक दिया गया था, बोला गया था कि अभ्रक अलौह है, वहां पर बोला गया था कि अभ्रक लौह है, यानी कि अधात्विक होता है। कैसा होता है, अभ्रक दोस्तों अधात्विक होता है, बल्कि धात्विक नहीं होता है। याद रखो, मैं आपको यहाँ पर बार बार बता रहा हूँ, इतना आपको यहाँ पर समझ लेना है। ऊर्जा खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस होते हैं। यहाँ पर धात्विक लगा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, अधात्विक होना चाहिए था। यानी कि अभ्रक कैसा है, अधात्विक है। और जो आपका सभी धात्विक खनिज होते हैं आपके लौह भी होते हैं और उसके साथ कुछ अलौह भी होते हैं। इसलिए पहला गलत, दूसरा गलत, तो दोनों यहाँ पर आपके गलत दिए गए। इसलिए 4 ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उल्का पिंड के बारे में गलत है। किसके बारे में दोस्तों, उल्का पिंड। उल्का पिंड ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये केवल मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं। इनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। इनके आकार को भूभाप कहा जाता है। तो यहाँ पर उल्का पिंड के बारे में आपसे पूछा गया है, जो कि पहला ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे पिंड होते हैं, टुकड़े होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, उल्का पिंड बोलते हैं। ठीक है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर मंगल और बृहस्पति की कक्षा में दोस्तों क्या पाया जाता है, यहाँ पर पाई जाती है आपकी एक पट्टी। इनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ऊष्मा तथा प्रकाश किनके पास होता है, तारों के पास होता है। तारों के पास ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। भू-आभ किसको बोलते हैं, पृथ्वी को बोलते हैं भू-आभ, क्योंकि पृथ्वी चपटी है, बीच में उभरी है, जिस कारण इसको भू-आभ बोला जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। सामाजिक विज्ञान पाठचर्या को जेंडर विमर्श से जोड़ने की संस्तुति पाठचर्यों में किस रूप से दिखती है। जेंडर संबंधित अगर आपको जोड़ना है तब क्या करना है, महिलाओं और उनसे जुड़े मुद्दों का संदर्भ अधिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए महिलाएं से संबंधित। महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को ऐतिहासिक व तात्कालिक दोनों सरोकारों में शामिल करना सही विकल्प चयन करें। तो यहाँ पर दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। तीसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 27, जाति जेंडर से जुड़े द्वंद्वात्मक विषयों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पूरी तरह बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए। पहला यहाँ पर गलत दिया गया है, पहला यहाँ पर गलत दिया गया है। अनिर्णित रखा जाना चाहिए और इन पर विभिन्न आयामों की चर्चा की जानी चाहिए। शिक्षक की अपनी समझ और विश्वास मत पर आधारित चर्चा करनी चाहिए, यानी कि शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, यानी कि शिक्षक का विश्वास होना चाहिए, मत होना चाहिए, ये भी गलत होगा। विद्यार्थियों की भावनाओं के अनुसार चर्चा की जानी चाहिए, विद्यार्थियों की भावनाओं के अनुसार, ये भी गलत होगा। राइट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, अनिर्णित रखा जाना चाहिए और इन पर विभिन्न आयामों से चर्चा की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान शब्दावली में बदलाव किस उद्देश्य से किया गया है। किस उद्देश्य से किया गया है, आज्ञाकारी नागरिक विकसित करने के लिए, ये ऐसा नहीं किया गया है। विमर्शी नागरिक विकसित करने के लिए यहाँ पर ये विमर्श हो, चिंतन हो, उसलिए विकसित किया गया है। सेकेंड यहाँ पर केवल दूसरा वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। सामाजिक विज्ञान पाठचर्या को केंद्रित होना चाहिए। सोशल साइंस जो है वो मुख्य उसका फोकस किस पर होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान की सभी संकल्पनाओं, तथ्यों व जानकारियों को सम्मिलित करना,
प्रासंगिक संकल्पनाओं को शामिल करना, जिससे सामाजिक राजनीतिक यथार्थों विश्लेषण करने की क्षमता बन सके। यहाँ पर सेकेंड वाला बिल्कुल राइट है, केवल और केवल दूसरा यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए यहीं तक था। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।